अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के जो टाइम कोड्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप उन टाइम कोड्स पर जाकर डायरेक्टली अपने क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स पर अप्रोच कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो में हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट क्या है, आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज लोगरिथम। अब लोगरिथम आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको ना पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ना आपको पता है कि लोगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। फिर और ये आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होंगी, तो ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है और आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, आपको समझाना। और आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद लोगरिथम से रिलेटेड, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और 8 को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट यही होगा कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया जाए। सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जी, तो हमेशा की तरह अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जब तक थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं होगा आपको, तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 2.2 सेक्शंस है और इसमें हमारे पास टॉपिक है लॉगरिथम्स। और साथ में हमें ये बताया जा रहा है कि व्हाई वी यूज लॉगरिथम। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि हम लॉगरिथम सॉल्व तो करने लग जा रहे हैं, हमारे इस बुक में ये चैप्टर भी है, तो इसका फायदा क्या है, इसको यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, लोगरिथम जो है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एक्सपोनेंशियल के साथ या एक्सपोनेंट्स के साथ। अब एक्सपोनेंट जो है ना, इसका बहुत बड़ा यूज है हमारी लाइफ में कि हम जब भी हमारी लाइफ में या हमारी इस वर्ल्ड में कोई चीज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो, तो उसका इंक्रीज होने का रेट और डिक्रीज होने का रेट वो हम एक्सपोनेंट के थ्रू जो है उसको चेक कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोगरिथम जो है उसका कनेक्शन है किसके साथ, एक्सपोनेंट्स के साथ, और एक्सपोनेंट्स का अगर कनेक्शन है लोगरिथम के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, फिर लोगरिथम को यूज करते हुए हम एनीथिंग विच इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग और एनीथिंग विच इज कॉन्टिन्यूसली डिकेइंग, हम उनका रेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास टॉपिक भी यही है कि व्हाई वी यूज लोगरिथम, कि लोगरिथम हम यूज क्यों करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड द रेडियो एक्टिव वेस्ट आर डिकेइंग कॉन्टिन्यूसली। देखिए ये दो ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कभी भी स्टॉप नहीं होते। पॉपुलेशन ऑफ अर्थ हमेशा कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रही है। कॉन्टिन्यूसली इस दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई बच्चों की पैदाइश हो रही है। तो पॉपुलेशन जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूसली उनमें क्या होती जाती है, वो रेडियो एक्टिविटी होती है उनमें, और वो क्या होते जाते हैं, डिके होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। द मैथमेटिकल टूल यूज्ड to predict the future and explore the past of such rates of growth and decay over time is an exponential relation। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये ऐसे प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनके रेट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं। और अगर एक्सपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, लोगरिथम के साथ है। क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोगरिथम को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, और एक्सपोनेंट्स को किस तरह से लोगरिथम में चेंज कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट, यही काम अब हम इसमें भी करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा था, अब हम यहाँ पर काम करेंगे कि किस तरह से एक्सपोनेंट को आप क्या कर सकते हैं लोगरिथम में, और लोगरिथम को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू बी रेज टू पावर y, वेयर b x एंड y आर रियल नंबर। अब देखें ये स्टूडेंट, मैं ये इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू बी वाई। ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, बी वाई आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दें और एक्स जो है इसको आप राइट हैंड साइड पर लिख दें। अब ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ वाई है, आपको नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ओके, और इसमें एक्स वाई जो है वो रियल नंबर हैं,
बी भी रियल नंबर है और बी और एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बी भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बी जो है वो कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये कंडीशन आपने इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए लाजमी आपने अंडरस्टैंड करनी है और इनको माइंड में भी रखना है कि जब भी आपने बी जो वैल्यू लेनी है वो वन के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और वो जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह एक्स और जो है उसकी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही यहाँ पर पुट की जाती है। ओके, वो कह रहे हैं कि दिस रिलेशन इज वाइडली यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। वो कह रहे हैं कि ये आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा है ना कि बहुत सारी जो कदीम चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मर चुकी हैं, जिनकी हड्डियाँ मिलती हैं या ऐसे मटेरियल्स, ऐसे कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें, ठीक है, ऐसी धात की चीज़ें, मेटल की चीज़ें जिनकी एज फाइंड करने के लिए जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट एंड बिजनेस पीपल, तो ये बिजनेस पीपल ये यानी कि ये ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज होती हैं। दिस इनवर्स द इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल रिलेशन इज कॉल्ड लोगरिथमिक रिलेशन। तो ये अब आपको फाइनल जो आखिरी लाइन में जो लाइन नजर आ रही है ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, लोगरिथमिक रिलेशन कहते होती है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम क्या है, डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, तो ये आपको एक बॉक्स में डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, इसको हम रीड कर लेते हैं और मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। वो कह रहे हैं कि इफ बी वाई इज इक्वल टू एक्स, कि अगर आपके पास ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो बी रेज्ड टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके, वेयर एक्स वाई बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी वाई एक्स जो है ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए। एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी वन के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस वन के इक्वल हो जाएगी तो फिर आपका लोगरिथम जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, ये तो आपको समझ आ गई। तो वो कह रहे हैं कि देन y इज द लोगरिथम ऑफ x विद बेस b। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ना पहले मैं आपको क्या करूंगा कि मैं इस रिलेशन को आपको लोगरिथमिक रिलेशन में चेंज करके बताऊंगा, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन दोबारा से रीड करके दूंगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, ये एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं लोगरिथमिक रिलेशन में चेंज करूं। अब कैसे करूंगा ये देखें, आपको नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो b है ये b आपके पास बेस है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसको लॉग में चेंज करना है तो मैं लिखूंगा एल ओ जी। डियर स्टूडेंट, ये लोगरिथम की शॉर्ट फॉर्म है, लोगरिथम की शॉर्ट फॉर्म एल ओ जी हम इसको लिखते हैं। अब देखिए ये लोगरिथम मैंने लिख दिया, जो बेस वहां पर थी एक्सपोनेंट में वही बेस हमारे पास अब इस लॉग की बेस भी हो जाएगी। ये देखें b जो है वो बेस है। अब देखें ये x जो है जो कि पहले राइट हैंड साइड पर था ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और ये जो y था जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर था ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे चले जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि हमने ऊपर वाली जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी उसको चेंज कर दिया है, किसमें, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब जरा डेफिनेशन पढ़ें। देखें यहाँ पर आपको दो वर्ड समझने की बड़ी जरूरत है। ये जो y है ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ log या वैल्यू ऑफ log, लोगरिथम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो राइट हैंड साइड पर जो अकेला नंबर लिखा होता है। तो फिर ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर फॉर विच द log इज अप्लाइड, ये वो नंबर है जिसका log फाइंड किया जा रहा है। मैं उर्दू में लिख देता हूं, वो नंबर जिसका लोग फाइंड कर रहे हैं, लोग फाइंड या मालूम कर रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके क्लियर, तो ये बी जो है इसको हम क्या कहते हैं, बी आपके पास क्या होगी, बेस होगी, इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके पास बेस होती है। क्लियर हुआ, तो ये अब आप डेफिनेशन पढ़ें अब आपको समझ आएगी। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आपके पास ये जो y है इज द लोगरिथम ऑफ x विद बेस b। तो आप देखें जरा समझें, क्या समझना है ये देखें, आपके पास ये एक्सपोनेंट में ये जो एक्सपोनेंट में जो y था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सपोनेंट था y, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली लोगरिथम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगरिथम की वैल्यू को। तो उसने इंग्लिश में भी तो यही बात लिखी है कि y इज द लोगरिथम ऑफ x, ऐसे ही है। लोगरिथम ऑफ x का मतलब है कि x नंबर का log लिया गया और वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y मिल रही है, और उस लोगरिथम की बेस क्या थी, उस लोगरिथम की बेस है b।
तो ये अब आप नोट कर सकते हैं कि इस तरह से अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम में और लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, मैं आपको चेंज करके दूंगा, आप जरा देखिएगा कि किस तरह से अब हमारे पास अगर नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर मेरे पास है 1/4। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग लिखना होता है, फिर लिखेंगे बेस। अब देखें एक्सपोनेंट में जो बेस होती है वही बेस आपके पास लोगरिथम की बेस भी होती है, ये बात याद रखिएगा। ये 1/4 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर चला जाता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स होंगी, उन एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये लोगरिथम में जो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको रीड कैसे करना है, रीड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको रीड करने से बेहतर है कि हम जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी उसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए हमने लिखा था लॉग, बेस बी थी, नंबर एक्स था और वैल्यू हमारे पास क्या थी, वाई। अब अगर आपको कहा जाए कि इसको बच्चे रीड करें, इसको इस एक्सप्रेशन को रीड कैसे करना है, तो देखिए रीड करने का उसने तरीका बता दिया, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं जी। तो इसको रीड करने का तरीका बताया, ये देखें लोगरिथम ऑफ 81 विद बेस 9 जी। तो इसको अब मैं रीड करके देता हूं, देखें लोगरिथम ऑफ एक्स या लॉग ऑफ एक्स, डोंट वरी, जैसे आपको बेहतर लगता है आप पढ़ लें। लोगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस, अब आपने बेस लिखना है, टू द बेस, बेस आपके पास क्या है, टू द बेस बी इज वाई। तो ये इस तरीके से आपने इसको रीड करना है। अब मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, आपने इसको खुद रीड करके मुझे बताना है। लॉग 81 एक्स इज इक्वल टू 9, इसको रीड कैसे करेंगे आप खुद सोचें, रीड करें। लोगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 81 इज इक्वल टू 9। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं, लोगरिथम ऑफ एक्स, लोगरिथम ऑफ एक्स यानी कि हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, हम एक्स का लोग फाइंड कर रहे हैं। लोगरिथम ऑफ द एक्स, बेस क्या है 81 है, लोगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 81 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि लोगरिथम की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। ये वैल्यू ऑफ लॉग को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ लॉग को। ओके, और ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर जिसका लॉग फाइंड किया जा रहा है। और 81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है कि अगर कोई एक्सप्रेशन लॉग में लिखा हो तो उसको कैसे रीड किया जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 आ रही है, उसमें क्या करना है, हमने लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये एग्जांपल अब हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, हमारी इस वीडियो की पहली एग्जाम्पल है। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट को देखें ना, तो यहाँ से अब आपको कुछ आइडिया होगा। वो आइडिया क्या होगा कि यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं हमें क्लियर क्या हो रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। तो देखें डियर स्टूडेंट, कन्वर्ट द following exponential equations to logarithmic equations and the logarithmic equations to the exponential equation। तो अब आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी हमारा टारगेट क्या है, हमने फाइंड क्या करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपने क्या करना है, लोगरिथमिक में जो गिवन होंगी उनको एक्सपोनेंट में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी उनको लोगरिथमिक में चेंज करना है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो हम उसको कर लेते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 रेज्ड पावर 7 इज इक्वल टू 128। देखें डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको देखिए, आपने यहाँ पर एक चीज समझनी है, वो क्या है कि बेस क्या है। ये देखें बेस हमारे पास 2 है, तो जब हम इसको लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग में कैसे चेंज करना है, तो देखें लॉग लिखेंगे, जो बेस यहाँ पर है वही बेस हमारे पास लॉग की बेस हो जाएगी। ओके, 128 जो है वो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से आपने क्या कर लिया कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर अब आप नोट करें नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। ये देखें बी पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये मैं हाईलाइट कर दिया मैंने। इसको अब आपने चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। देखें उसने चेंज कर दिया है, मैं भी आपको चेंज कर देता हूँ बुक के ऊपर ही। तो देखें आपके पास 7 रेज़्ड पावर -3 था इज इक्वल टू 1/343। अब देखें लो लिखना है आपने, बेस देखें जो बेस आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंट में होती है वही बेस आपकी लॉग की भी हो जाएगी। अब 1/343 इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे और जो -3 है वो कहाँ चला जाएगा, वो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो ये देखें बहुत आसानी से आपने क्या कर दिया, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। अब सर जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी देख लें। तो ये आप नोट कर रहे हैं दिस वन,
इसको देखें उसने क्या किया हुआ, क्यूब रूट में गिवन था, उसको पहले हमने एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया। अब देखें अब हमने इसको चेंज करना है। बेस क्या है 125, तो ये देखें मैंने log की बेस 125 लिख दिया, हाईलाइट कर रहा हूँ। 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और 1/3 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये तो हमारे क्वेश्चन वो थे कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो उसको आपने किस में चेंज करना है, log फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं आपको एक ऐसा पार्ट ले रहा हूँ डी पार्ट, जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन लोगरिथमिक फॉर्म में है जी। तो ये देखें log of 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4 जी। तो अब ये देखें हमारा क्वेश्चन लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। यहां पर देखें बेस क्या है, बेस आपके पास log की 5 है तो एक्सपोनेंट में यही बेस हमारे पास होगी। ओके, एक्स अब पावर में कौन सा नंबर आएगा, पावर में जो राइट हैंड साइड पर जो टर्म होती है वो पावर में चली जाती है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म होगी इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखें आपने इजीली जो क्या कर दिया है, आपने इस लोगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है डियर स्टूडेंट। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इजीली जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और यहाँ पर की फैक्ट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये की फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपने ये बॉक्स जो है इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये आपके पास रिजल्ट्स हैं जो आप इजीली जो है इनको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं और इनको लोगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इनकी वैल्यूज को याद रखना है। अब फर्स्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, चले जी मैं आपके साथ फर्स्ट रिजल्ट जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि log of 1 टू द बेस बी, याद रखिएगा जब भी 1 का आप log फाइंड करेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर हुआ। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी 1 का log फाइंड किया जाए, चाहे बेस कुछ भी हो। ये देखें log मैं फाइंड कर रहा हूं विद बेस 31, लेकिन फाइंड किसका कर रहा हूं, 1 का, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट है। इसी तरीके से अब यहां पर आप देखें सेकंड रिजल्ट भी आप देखें तो वो भी आपको क्लियर नजर आ रहा है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। सेकंड रिजल्ट वो ये है कि अगर आपके पास log फाइंड कर रहे हैं और बेस भी सेम है और वो नंबर भी सेम है जिसका log फाइंड किया जा रहा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है, और वो क्या है डियर स्टूडेंट, वो है log, ये देखें log बेस, और देखें यहाँ पर आगे जो नंबर है वो भी सेम है बेस के जैसा, लेकिन ऊपर एक्सपोनेंट x है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो x के इक्वल हो जाएगा। मतलब बेस, ये लोगरिथम की बेस और जो नंबर है वो टर्म है जिसका log फाइंड किया जा रहा है उसकी बेस सेम है, तो फिर आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंट जो होगा वही आंसर आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो एमसीक्यूज में आपके काम आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि log बेस ऑफ x1 इज इक्वल टू log बेस b ऑफ x2। अब आप नोट कर रहे हैं दोनों तरफ बेसिस सेम है, दोनों तरफ बेसिस क्या है, सेम है, और इन दोनों के दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। तो अगर दोनों log की बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो वो टर्म जो होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी सेम हो जाती हैं। तो x1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फिर x2 के इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हमारी एग्जांपल थी जिसको आपने सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और वो एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल नंबर 6 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 में अब बेसिकली हमसे क्या डिमांड की जा रही है जी। तो एग्जांपल नंबर 6 में हमसे डिमांड ये की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि चेक वेदर दीज logs आर डिफाइंड और नॉट। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये वाला देखिए फर्स्ट पार्ट जो है क्या ये डिफाइंड है या नहीं है, क्या ये सेकंड पार्ट जो है क्या ये डिफाइंड है भी या नहीं। तो देखिए जब भी आपने log को चेक करना हो ना कि वो डिफाइंड है या नहीं है, तो सिंपली आपने करना ये है कि आपने उस log को एक्सपोनेंट में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जरा, तो एग्जाम्पल नंबर 6 इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको लोगरिथमिक एक्सप्रेशन गिवन है, log ऑफ 2 टू द बेस 1 इज इक्वल टू y। अब हमने इसको चेक करना है क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो ये देखिए मैं बेस लिखूंगा, बेस के ऊपर पावर जो आएगी वो y आएगी और राइट हैंड साइड पर आएगा 2। अब मुझे बताएं क्या 1 के ऊपर y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं y के साथ चेंज कर दूं, y की वैल्यू पुट कर दूं, मुझे रिजल्ट 2 मिले। देखिए यहाँ पर अब आप नोट करें कि y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 के ऊपर लिखने से मैं रिजल्ट 2 मिले। अब y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, रिजल्ट कभी भी 2 नहीं आएगा।
2 के अलावा तो कोई नंबर आ सकता है बट 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आप रिजल्ट देखें, उसने लिखा हुआ है कि नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ 1। वो कह रहे हैं कि 1 का जो कोई भी ऐसा एक्सपोनेंट्स नहीं है, 1 की कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो क्या कर सकती है, कैन गिव आंसर 2, जो हमें आंसर 2 दे दे। इट मीन कि ये जो लोग है वो अनडिफाइंड होगा। ये हमारे इस रिजल्ट को सेटिस्फाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया है। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट जो है वो भी देखते हैं, तो वो हमारे पास डिफाइंड है या नहीं है। तो उसकी लोगरिथमिक फॉर्म आपको नजर आ रही है, वो है log बेस 5 नंबर इज -1 इज इक्वल टू 5। ओके, इसको आपने एक्सपोनेंट में चेंज किया, बेस लिखेंगे, इसके ऊपर पावर y लिखेंगे और आंसर -1 लिख देंगे। अब मुझे बताएं, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको 5 के पावर में लिखें तो हमें आंसर -1 मिल जाए? अब y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसको 5 के एक्सपोनेंट में लिखने से आंसर -1 आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास, ये देखें, नन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 कैन गिव आंसर -1। इट मीन ये भी आपके पास अनडिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जरा डियर स्टूडेंट, अब उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वो है log टू द बेस 2 ऑफ 0 इज इक्वल टू y। ओके, इसको चेक करना है आपने। क्या करेंगे, 2 बेस लिखेंगे, एक्सपोनेंट y लिखेंगे और आंसर लिख देंगे 0। अब मुझे बताएं, क्या y कोई कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 2 के ऊपर लिखने से, 2 के एक्सपोनेंट में लिखने से आपको आंसर 0 मिल जाए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको 2 के एक्सपोनेंट में लिखने से आपको आंसर 0 मिल जाए। हाँ, एक कंडीशन हो सकती थी कि अगर यहाँ पर 2 रेज्ड पर y इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो फिर अब हमें पता चल रहा है कि y को 0 लेने से ना, तो हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिल जाएगा, ये देखिए, y को पावर 0 लेने से रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 0 के बजाय 1 होता तो फिर तो ये डिफाइंड था, बट राइट हैंड साइड पर 0 है, इस वजह से ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि y की कोई भी ऐसी वैल्यू है, देखें, नन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैन गिव आंसर 0, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट पार्ट है, वो भी जरा देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है आपने। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पहले वो लिख लेते हैं, वो है हमारे पास log टू द बेस 2 और नंबर क्या है 4 - 2x इज इक्वल टू y। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको चेक करें, डिफाइंड करें, किस वैल्यूज के लिए, x को 0 पुट करके, 1 पुट करके और 2 पुट करके। x की इन वैल्यूज के लिए आपने इसको चेक करना है क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहली जो है वो क्या लूंगा, मैं x इज इक्वल टू 0 जो है इसके साथ इसको सोल्व करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंट में। 2 बेस लिख दिया आपने, इसके ऊपर पावर आएगी y और इधर क्या आ रहा है 4 - 2x। ओके डियर स्टूडेंट जी, अब हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, हमने जो x है उसको क्या पुट करना है डियर स्टूडेंट, 0 पुट करना है। तो ये देखें, 2 रेज्ड पर y इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू 0। x को 0 पुट किया तो ये देखें 4 - 0 आ रहा है, तो ये देखें 2 रेज्ड पर y इज इक्वल टू 4। अब बताएं, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको 2 के एक्सपोनेंट में लिखे और आंसर 2 आ जाए? तो ये देखें 2 रेज्ड पर 2, देखें y की वैल्यू अगर आप 2 ले लें तो आपको आंसर क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 के लिए ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब डिफाइंड है, क्या है, डिफाइंड है। अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्या ये x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइंड है या नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल टू 1 जो है वो लेकर अब इसको मैं चेक करूंगा कि ये डिफाइंड होता है या नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखें, तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये डिफाइंड है या नहीं है। तो किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, 2 रेज्ड पर y इज इक्वल टू 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये देखिए 4 - 2, ओके, 2 रेज्ड पर y इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताएं, y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको इधर पुट करें और हमें आंसर 2 मिल जाए? तो ये देखें 2 रेज्ड पर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो ये देखें y की वैल्यू हमें मिल रही है 1, इसके लिए ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू था, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2, क्या इसके लिए भी ये डिफाइंड होता है या नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट, तो यार चेक करें जी। तो 2 रेज्ड पावर y इज इक्वल टू 4 - 2x था।
अब हम वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं, 2 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 माइनस 4 और ये आंसर मिल रहा है 0। अब बताएं मुझे क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसके लिए जी, क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 के ऊपर y की कोई भी वैल्यू ले लें, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। तो ये देखिए इफ x इज इक्वल टू 2, ये हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नोट करें इधर बुक की तरफ, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है कभी भी ट्रू नहीं होगा। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए डियर स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउंस बाय कन्वर्टिंग लोगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि अब आपने इन सब लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो है वो आपने फाइंड करनी है। वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आप कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, उसके लिए आपने कैसे करना है, प्रोसीजर क्या करना है, तो वो जरा देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास सामने है जी। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ए पार्ट, और वो है log टू द बेस 2 x इज इक्वल टू 4। अब हमने ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ही तरीकाकार हो सकता है, वो क्या तरीकाकार होगा कि आपने इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए 2 बेस आएगी, इसके ऊपर पावर 4 आएगी और हमारे पास x आ जाएगा। तो ये देखिए 2 रेज्ड पर 4 क्या मतलब क्या होता है, 16। तो ये वैल्यू ऑफ 16 आपको मिल चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो भी देख लेते हैं, और वो हमारे पास आ रहा है जी डियर स्टूडेंट log 64, log टू द बेस 64 x इज इक्वल टू -4/3। ओके, इसको जब आपने सॉल्व किया तो देखें बेस हमारे पास 64 है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट -4/3 होगा और इधर x आ जाएगा। अब देखिए 64 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और हमें पता है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 64। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसको जब आपने सोल्व करना है, सोल्व किया तो हमारे पास इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, आपने 3 को 3 से कैंसिल कर देना है, तो 4 तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। वो रिजल्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, वो रिजल्ट मैं आपको ये देखें, ये सर्कल कर रहा हूँ, इस पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लें। तो थर्ड पार्ट सी जो है वो क्या था हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है log of 128 1 divided by 28 to the base b is equal to -7। ओके, अब यहाँ पर अननोन जो है वो b है। अब आपने b जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे बेस, उसके ऊपर आएगा एक्सपोनेंट और यहाँ पर आ जाएगा 128। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब आप देखें तो ये आपके पास माइनस पावर है, या आप इस तरह करें कि 128 को ऊपर ले जाएं। ओके, या इस तरीके से आपने नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं कि ये पहले 128 को पावर में लिख लें कि ये किस नंबर की पावर, 7 नंबर, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 128 आता है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास अगर जो 2 है ना, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो आपको 128 आंसर मिलता है। अब करना ये है कि इसको आपने न्यूमिनेटर में ले जाना है। तो जब आप इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये देखें आपके पास 2 रेज्ड पर -7 हो जाएगा। तो देखिए एक्सपोनेंट सेम है, जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 2 जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको समझ आ चुकी है कि इसको कैसे सॉल्व करना था आपने। इसके बाद हमारी जो लास्ट एग्जांपल रह जाती है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये आपने एग्जांपल डी पार्ट जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क होगा, वो आपने खुद करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें ये स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड वाई फाइंड करें, लेकिन साथ में उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, वो ये है कि log बेस बी इंटू वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू log बेस बी, और यहाँ पर क्या है 28 है। अभी हम रिसेंटली एक रिजल्ट पढ़ के आए थे कि अगर दोनों लॉग्स की बेसिस सेम हो, दोनों लॉग्स की बेसिस सेम हो और उनके दरमियान में कौन सा साइन हो, इक्वल साइन हो, तो फिर क्या होता है, ये जो टर्म्स होती हैं वाई क्यूब प्लस 1 ये इक्वल होगी 28 के। बस ये रिजल्ट हमने पढ़ना है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28 है, तो ये प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। ओके,
तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं 27। अब देखिए मेरे पास मुझे y चाहिए। y फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब को किससे रिमूव किया जा सकता है, क्यूब को क्यूब रूट से रिमूव किया जा सकता है। 27 का जो क्यूब रूट वो 3 होता है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा y, क्योंकि ये क्यूब और क्यूब रूट क्या आ जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपकी जो लास्ट एग्जांपल है वो भी आपने सॉल्व कर ली है। तो ये हमारा थ्योरी, हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो रही हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में देखें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन, ये लोगरिथमिक एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है। वो कह रहे हैं कि इसको चेक करें कि ये डिफाइंड है या नहीं है। किसके लिए, फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 और वैल्यू सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपली चेक करना है कि ये किस किस वैल्यू पर ये डिफाइंड होगा और कौन सी वैल्यूज पर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ से अब हम इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं लिखूंगा सिंस और मैं साथ में लिख दूंगा कि मेरे पास जो लोगरिथमिक एक्सप्रेशन वो ये वाला है और ये आपको नजर आ रहा है। अब देखें डियर स्टूडेंट, इस लोगरिथमिक एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आपको पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब हम लोगरिथमिक एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेस था और यहाँ पर हमारे पास x था और यहाँ पर क्या होता था, y होता था। ऐसे ही था। इसके साथ हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन हमने ये कहा था कि ये जो बेस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद v जो है वो कभी भी 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और इसी तरह जो x है वो भी ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब ये कंडीशन अगर आपके माइंड में होंगी तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये किस वैल्यूज पर ये डिफाइंड है और किस वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें ये स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफाइंड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, इस a एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं तो ये देखें log, अब बेस हमारे पास 0 हो चुकी है और साथ में हमारे पास आ रहा है 7 माइनस 0। अब यहाँ पर देखें जो बेस b है वो इक्वल टू 0 हो चुकी है, तो बेस जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एज वी कैन सी as we can see as we can see this one, dear student, as we can see the base is not the base is not पॉजिटिव। तो हमारे पास जो बेस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस इज नॉट पॉजिटिव, सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फिर ये हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप जो है इसका रिजल्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस फर्स्ट पार्ट जो है उसका रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो डिफाइंड नहीं है और सॉरी इसकी जो बेस है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो इट मीन ये भी डिफाइंड नहीं होगा। इसके बाद अब आपने सेकंड पार्ट अगर चेक करना है तो नो प्रॉब्लम। अब हम x जो है उसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये जो रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो log इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 7 माइनस 1। अब यहाँ से भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास जो बेस है वो बेस 1 आ रही है, बट हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से भी अब हम वही आर्गुमेंट देंगे कि हम लिख सकते हैं कि हैंस द बेस ऑफ log is 1 which is not possible। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो बेस है वो 1 के इक्वल आ जाए। सो द एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए और ये जो कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं इन कंडीशंस का पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है थर्ड पार्ट जो है उसको भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो देखिए x इज इक्वल टू 6 है, ये आपके पास पॉजिटिव बेस है और ग्रेटर देन 1 भी है, तो इसमें हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा। तो ये तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसमें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिफाइंड हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं हैंस, क्या आपने इसमें वैल्यू पुट की तो बेस आपके पास 6 हो जाएगी और ये -7 -6,
तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, बेस हमारे पास 6 है और आगे जो नंबर आ रहा है वो नंबर 1 है। अब यहाँ से अब आप देखें तो एज वी कैन सी द बेस इज पॉजिटिव। अब हमें नजर आ रहा है द बेस इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन, और ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी है। सो द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट, वो अब हमारे पास डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो भी हम देखेंगे, उसको भी चेक करने के कि क्या वो डिफाइंड है या नहीं है। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें कंडीशन ये बता दी गई है कि जो एक्स है वो आपके पास इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अब आपको नजर आ रहा है इन वैल्यूज को देखकर कि 7 और 7 से ग्रेटर नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं। इट मीन कि अब हमें यहां से क्लियर है, हेंस इट इज क्लियर दैट by putting the values by putting the values greater than जी putting the values equal to 7 or greater than 7 or greater than 7 we get the defined expression। ये स्टूडेंट यहाँ से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा एक डिफाइंड एक्सप्रेशन होगा। उसकी रीजन ये है कि देखें ये पहली कंडीशन जो है इसको भी सेटिस्फाई हो रही है और जो सेकंड कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा एक्सप्रेशन। अगर एक्स की वैल्यू 7 से ग्रेटर पुट करते हैं तो इस तरह से देखें आपको क्लियर आइडिया हो रहा है कि हमारा जो लास्ट वैल्यूज के लिए फोर्थ पार्ट जो है उसके लिए हमारा ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, आपके पास डिफाइंड एक्सप्रेशन रहेगा। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली हमारे एग्जांपल के जैसा है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन की अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें, वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करनी है आपने, कैसे, क्या आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथमिक फॉर्म एंड लोगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है और जो लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके देखिए जो जितने भी पार्ट्स होंगे मैं 1 बाय 1 आपके सामने उनको सोल्व करूंगा, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आप इन क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है log 6 और साथ में है 216 इज इक्वल टू 3। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कैसे होगा कि आप देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन था। अब आपने यहाँ पर एक चीज को मेंशन करना है, नोट करना होता है, वो क्या चीज है, वो होती है बेस। अब देखिए लोगरिथमिक में जो हमारे पास बेस है वो 6 है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल में भी बेस 6 ही रहेगी। तो ये जो 3 है ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एज एक्सपोनेंट अपीयर होगा और ये 216 जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है और यही वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको आपने सोल्व करना था। इसके बाद देखें सेकंड पार्ट में अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और उसको हमने चेंज करना है किस में, लोगरिथमिक फॉर्म में। अब इसका अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो बहुत आसान है। देखें डियर स्टूडेंट 7 रेज़ टू पावर 4 2401। अब देखें इसमें देखें बेस क्या है, बेस आपके पास 7 है। मैं क्या करूंगा, मैं लॉग लिखूंगा, लॉग के साथ वही बेस अप्लाई करूंगा। तो देखें आप नोट कर रहे होंगे बेस चेंज नहीं होती। इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मेरे पास नंबर आएगा 2041, तो ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और ये जो पावर है वो पावर आपको यहां पर मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि वही एक्सप्रेशन जो पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में था अब वो किस में आ चुका है, लोगरिथमिक फॉर्म में आपको चेंज होकर नजर आ रहा है। अब इसकी तरह इसी पैटर्न को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो मेरे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, तो थर्ड पार्ट में आप देखें तो log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 5। ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये देखें log बेस 5 है और ये x टर्म है और यहाँ पर भी हमें 5 नजर आ रहा है। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेस,
फिर उसके ऊपर लिखेंगे एक्सपोनेंट। अब ये 5 जो है ये यहाँ पर अपीयर होगा और ये जो x है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसको किस में चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट में आपको जो बेस नजर आ रही है 125, इसके ऊपर जो पावर है वो है x रेज टू पावर x/3 और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 25। अब इसको कैसे चेंज करेंगे ये देखें, मैं सबसे पहले लिखूंगा बेस, सॉरी, पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिखना है लोगरिथमिक, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि इसमें लॉग नहीं है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब आपने इसको लॉग में चेंज करना है, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग, फिर लिखेंगे बेस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर टर्म, और वो कौन सी टर्म होती है जो इधर लिखी होती है, इसको इधर लिख देंगे, और ये जो एक्सपोनेंट है इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे x/3 के साथ। तो इस तरह से देखें ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था जिसको आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं जो शायद आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है, बट वो मुश्किल है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देखें, तो मैं इसको सोल्व करके दे देता हूँ आपके सामने। 7th पार्ट है हमारे पास विच इज़ 256, इसके ऊपर एक्सपोनेंट में देखें तो दिस इज x/4 और ये हमारे पास आ रहा है 1/64। ओके, अब आप नोट करें तो इसको आपने चेंज करना है किस में, लोगरिथमिक फॉर्म में। तो लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, फिर इसके बाद लिखेंगे बेस। व्हाट इज द बेस, बेस हमारे पास 256 है। अब यहाँ पर टर्म हमारे पास आएगी 64 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x/4। तो ये देखिए फाइनली आपका ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पर अगेन देखें तो हमारे पास 3 पार्ट्स हमें नजर आ रही हैं, इनको भी सोल्व कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 8 पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मुश्किल हैं, दिखने में मुश्किल लग रही हैं, बट ये मुश्किल नहीं है। कैसे कि जस्ट आपने वही डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उनको चेंज करने का मेथड, टेक्निक आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर अब आप देखें तो मैं इसको चेंज करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लॉग, मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा जो मेरे पास क्वेश्चन था। तो ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है। अब इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे, ये देखें बेस आपके पास क्या है 3, तो ये देखिए मैं 3 बेस लिख रहा हूँ। इसके ऊपर अब आपके पास एक्सपोनेंट क्या आएगा, एक्सपोनेंट ये वाला जो टर्म होती है इसको हम एज ए एक्सपोनेंट लिखते हैं, और ये वाली जो होल टर्म है जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है, दिस इज योर आंसर। तो ये आप देख सकते हैं कि इजीली आपने इसको क्या कर दिया है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो log टू द बेस 5 2x-3 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं कि ये मेरे पास है log 5 2x-3 इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस, फिर उसके ऊपर लिखेंगे एक्सपोनेंट जो कि 1 है, और इधर हमारे पास क्या होगा 2x-3। तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x-3। तो यही हमारा रिजल्ट है जिसको हमने सॉल्व करना था। इसी तरह देखें ये स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में देखें तो हमारे पास टर्म जो गिवन है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये देखें 2x+1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि ये जो एक्सपोनेंट टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लें जी, अब ठीक है, अब आपने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा log। अब बेस क्या है, तो देखें ये बेस हमारे पास होती है, जिस टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट नजर आ रहे हैं वो टर्म क्या होती है, बेस होती है। तो 2 हमारे पास बेस है, और 2x+1 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, और ये जो 3 एक्सपोनेंट है ये हमें कहाँ मिल जाएगा, राइट साइड पर मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें ये स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमने एग्जांपल सॉल्व की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम देखें यहाँ पर हमें डिफरेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन नजर आ रहे हैं। हमने वन बाय वन हर एक्सप्रेशन को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसमें जो वेरिएबल्स अपीयर हो रहा है आपने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 1 हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, विच इज log ऑफ 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। ओके, ये अब हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि लोगरिथमिक फॉर्म में है। इसमें से हमने x वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे किस में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आप लाइन लिखा करें, ये लिखना अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए आपको। तो यानी कि आपने एक्सप्लेन करना है कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो देखें सबसे पहले मैं लिखूंगा बेस, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट मुझे 1 मिल रहा है और 3 मेरे पास राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3। तो ये तो सिंपली हमने इजीली जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप नोट करें तो मेरे पास सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पर देखें तो वो है log टू द बेस x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। ओके, इसको अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले बेस लिखी जाती है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट आएगा और एक्सपोनेंट मेरे पास 2 होगा और ये मेरे पास 9 आ जाएगा। अब देखिए मैं ये आपको हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्सपोनेंट में कैसे चेंज किया जाता है। अब मैं ये इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं ये करूंगा कि एक्स कैसे फाइंड करना है। अब आप नोट करें तो मुझे एक्स चाहिए और एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे रिमूव किया जाता है, स्क्वायर जब आए तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट, हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, वो था x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और जो 9 है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। अब जब आप इसको फाइनली सोल्व करने जाते हैं तो वी नो दैट 9 स्क्वायर रूट 3 होता है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ से अब आप देखें तो प्लस 1 इधर आकर माइनस, तो ये हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट 2 पार्ट जो है उनको इजीली जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं उसको मैं उसको सोल्व करवा देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि कोई क्वेश्चन जो है वो रह गया है। तो ये देखिए, ये log 381 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको जब आपने सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 3, इसके ऊपर एक्सपोनेंट हमारे पास x आएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 81। अब आप नोट करें, जो x हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, एक्सपोनेंट में। तो फिर हमने इस 81 को भी क्या करना है, चेंज कर देना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, इस तरह चेंज करना है कि अगर यहाँ पर x के साथ बेस 3 है तो ये 81 को हम किस में लिख देंगे, 3 की पावर में लिखेंगे। मतलब कि जो बेस है वो हमें क्या मिलनी चाहिए, 3 ही मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर बेस 3 है तो राइट हैंड साइड पर भी बेस कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 को अगर आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या आता है, 81 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 81 को हम 3 रेज टू पावर 4 में लिख सकते हैं। अब यहाँ से नोट करें कि अगर बेसिस सेम है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, वो भी सेम हो जाएंगे। तो ये होता है तरीकाकार कि अगर एक तरफ बेस एक है तो दूसरी तरफ भी फिर बेस वही होनी चाहिए। तो बेसिस सेम हो जाए तो एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो भी जरा देख लेते हैं। तो वो है हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, हम इसको चेंज कर देंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जाएगा तो सबसे पहले लिखी जाएगी बेस, फिर उसके ऊपर आएगा एक्सपोनेंट, फिर आएगा 64। अब आप अगेन देखें तो यहाँ पर बेस 2 है
तो हमें 64 को भी अब किसकी पावर में लिखना है, इसको भी हमने 2 की पावर में लिखना है। तो यहाँ से अब आप देखें तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 64 आ जाता है। ये सोचने वाली बात है ना। तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 जो होता है ना, वो किसकी इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब आप अगेन देखें तो हमारे पास बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है, तो प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 4 पार्ट जो है उनको ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो इसी मेथड को सॉल्व फॉलो करते हुए आप जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लास्ट पार्ट जो है वो करवा देता हूँ। शायद आपको ऐसा लग रहा हो ये मुश्किल पार्ट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। तो देखें log 2 द बेस 2 और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट यहाँ से हमें मिलेगा 2 बेस, इसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा 3 और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी स्क्वायर में लिख दिया मैंने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 2 रेज टू पावर 3। क्या होता है हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 और यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 जो है इसको हम इस तरफ लेकर जाते हैं तो 8 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखें डियर स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास ये 9 है और ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब आप देखें तो हमने चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए एक्स। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने जब स्क्वायर रूट लिया तो हमें फाइनली एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 9 स्क्वायर रूट का आंसर 3 होता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में देखें स्टेटमेंट क्या है, डिमांड हमसे ये की गई है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द अननाउन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने क्या किया था कि हमने लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। अब वो कह रहे हैं कि उसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन थे उनमें से जो वेरिएबल्स आ रही हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लें आप। तो ये बहुत आसान है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसी तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को पेस्ट कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से पार्ट्स थे। तो देखिए यहाँ से अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और वो था हमारे पास log ऑफ 216 इज इक्वल टू 3 और बेस हमारे पास क्या थी डियर स्टूडेंट 6। तो क्या इसमें कोई वेरिएबल अपीयर हो रहा है, पहली बात तो ये सोचने वाली है। जब इसमें वेरिएबल ही अपीयर नहीं हो रहा तो इसको अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने जिनमें वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे। इसके बाद बी यहाँ पर बेस वेरिएबल आ रहा है, ये यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। तो ये 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स अब उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉरी सेकंड पार्ट तो हम नहीं कर सकते, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट देखें आपके पास ये थर्ड पार्ट की आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है विच इज log 2 द बेस 5x इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपने इसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये देखें बेस उसके ऊपर पावर क्या आएगा, पावर 5 आएगी और ये हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब 5 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप ये स्टूडेंट कि ये जो सोल्यूशन होगा, ये जो आंसर है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास b रेज टू पावर g, फोर्थ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। b रेज टू पावर माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। ओके, अब देखें कि हमारे पास ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसको अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हमने इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए अब आप देखें तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये अब हमने देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें जी। तो यहाँ पर अब आप देखें डियर स्टूडेंट कि हम इस का अगर ये b जो है इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी, ये पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। नेगेटिव से क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव पावर। तो यहाँ पर अब आप देखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1/b
या इसको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम 27 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमें रिजल्ट मिलता है 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो जब आप इस टर्म को न्यूमरेटर में लेकर जाएँगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -3/4 और ये हमारे पास आ रहा है 3 रेज़ टू पावर -3 पावर। अब देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट हमने देखने हैं क्या वो सेम है या नहीं है। तो ये देखें b रेज़ टू पावर 1/4 मैंने इधर लिख लिया और जो -3 पावर थी उसको मैंने ऊपर ले गया हूँ। जी, अब आपने नोट किया मैंने क्या किया कि -3/4 जो था -3/4 इसको मैंने क्या कर दिया 1/4 ब्रैकेट में रहने दिया और -3 होल पावर में ले गया। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें ओरिजिनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप देखें पावर सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के क्या हैं? सेम हैं। तो अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस भी क्या हो जाती हैं? वो भी सेम हो जाती हैं। अगर एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो बेसिस भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब आप देखें 1/4 है डियर स्टूडेंट, इसको आपने रिमूव करना है। तो क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ जो है फोर्थ रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फोर्थ रूट लेंगे तो ये 1/4 फोर्थ रूट के साथ अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए 1/4 था फोर्थ रूट, तो ये 1/4 इस फोर्थ रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो रिजल्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा दिस वन 3 इंटू फोर्थ रूट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है। तो इसको अब हम रिमूव करते हैं और हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं? इनको किया रिमूव। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखें डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होंगे? तो हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, सॉरी लॉग नहीं है, 125 है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट x/3 है और यहाँ से हमें मिल रहा है 5। ओके, तो यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि देखें डियर स्टूडेंट ये 125 है और यहाँ पर 25 है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है क्या, ये देखें यहाँ पर बेस 125 है और एक्सपोनेंट है x/3 और यहाँ पर बेस 25 है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 1। अब मैं चाहता हूँ कि बेसिस सेम हो जाए। अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे। अब 125 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अगर 25 को हम सॉरी 5 जी, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये 25 इसको भी 5 की पावर में लिख लेते हैं और 125 को भी पावर। तो ये देखिए हमें पता है कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 125 मिलता है 3 टाइम। इसका मतलब है कि हमने क्या कर दिया 125 को 5 रेज़ टू पावर 3 में लिख दिया है और जो 25 होगा उसको हम किस में लिख देंगे? उसको हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें इन दोनों केसेस में जो बेसिस आपको 5 मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और ये जो 25 है ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2। क्लियर हुआ यहाँ तक ये स्टूडेंट? अब आप देखें तो 3 से कैंसल, तो इधर हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर x और यहाँ पर हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर 2। बेसिस सेम हो गई हैं। अगर बेसिस सेम हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्सपोनेंट जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट आपने क्या किया? आपने इजीली जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ और वो हमारे पास क्या आ रहा है जी? वो हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो log टू द बेस 10 और ये हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू y। ओके, अब आप नोट करें इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जाएगा। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो यहाँ पर देखें ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 बेस, इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा एक्सपोनेंट y और ये 10 रेज़ टू पावर 12 जो है नंबर ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब करना ये है कि ये देखिए ये आपके पास बेसिस सेम है। बेसिस क्या हो चुकी हैं? सेम। अगर बेसिस सेम हो जाएं तो एक्सपोनेंट जो है वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी सेम हो जाते हैं। तो ये देखें आपने इजीली इसको भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रहता है, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें तो लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? विच इज सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में था 256 रेज टू पावर x/4 और यहाँ पर हमारे पास है 1/64। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको चेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बेस सॉरी, ये हम एक मिस्टेक करने जा रहे हैं, वो क्या कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज क्यों करना है, ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए अब आपने क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 64 और 256 हमने चेक करना है क्या हम इनको सेम किसी एक सेम बेस की पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी ऐसा नंबर लेना है जिसको हमने क्या करना है कि सेम नंबर लेकर जो 256 जैसे ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 रेज टू पावर 3 जो है हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हो जाता है 64 के इक्वल। वो किसके इक्वल हो जाता है, वो 64 के इक्वल। तो 256 को भी क्या है हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि हम 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर मिल जाए 256। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से इसको चेक करता हूँ। आप भी चेक करें कि हम 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर क्या मिल जाए, 256 मिल जाए। तो ये देखिए 4, ये देखिए 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये देखिए 4 टाइम्स हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 256। तो हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 256। तो ये देखिए 4 रेज टू पावर 4 और एक्सपोनेंट 1/4 है और 64 जो है ये है हमारे पास 4 रेज टू पावर 3। ओके, अब यहाँ पे देखें 4 4 के साथ कैंसिल होगा तो ये हमें मिल रहा है 4 रेज टू पावर x और इस टर्म को आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये मिल जाएगा 4 रेज टू पावर -3। इट मींस बेसिस सेम्स, इफ द बेसिस सेम देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो सेम। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू -3 जो है वो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ये और ये दोनों एक्सपोनेंट सेम हो चुके हैं तो ये हमारा रिजल्ट भी हमें मिल चुका है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसमें जितने क्वेश्चन किए, एग्जांपल्स की और कॉन्सेप्ट्स किए, उनकी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लाइक और कमेंट्स नहीं करते, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि क्या-क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या-क्या जो है कहाँ किस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई या कौन-सा क्वेश्चन, कौन-सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कमेंट लाज़मी किया करें, कमेंट्स मैं लाज़मी रीड भी करता हूँ, उसका रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।